अंधश्रद्धा के मामलों को कम करने के लिए राज्य में सख्त कानून बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की अंधश्रद्धा का भूत भगाया नहीं जा पा रहा है। अमरावती के इरविन हॉस्पिटल के पास कुछ पाखंडी बाबा सीधे साधे लोगों को फंसाकर अंधश्रद्धा का पूरा खेल रचा रहे हैं। हद तो ये है कि बीच शहर में चल रहे इस धंधे पर अभी तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अमरावती का जिला सामान्य अस्पताल, जिसे कि इरविन अस्पताल के नाम से जाना जाता है, यहाँ केवल अमरावती शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के मरीज इलाज के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ इसके साथ ही कुछ पाखंडी बाबा भी अपना डेरा जमा लिए हैं। अस्पताल परिसर के पास ही मरीजों और उनके रिश्तेदारों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे लूटने का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग दिन के समय ही सबके सामने शराब और गांजा पीते नजर आ रहे हैं। हद तो ये है कि अस्पताल के पास ये सब नज़ारा देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। इस दौरान कुछ लोग शराब और गांजे का सेवन करते नजर आते हैं। साथ ही अंधश्रद्धा को भी बढ़ावा देते हुए लोगों के शरीर में देवताओं को लाने का खेल भी शुरू कर देते हैं। ये सब अस्पताल परिसर के पास चल रहा होता है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है। अस्पताल के बाहर ही खुलेआम शराब का सेवन हो रहा है, लेकिन इन सब पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंधश्रद्धा के नाम पर लोगों को ठगने के धंधे के बारे में किसी ने अभी तक शिकायत भी नहीं की है। शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि इन बाबाओं की वजह से उनके अपनों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। खैर, जो भी हो, जब मीडिया की नजर इन सब पर पड़ी तो ये मुद्दा चर्चा में आ गया। जब इस बारे में जिला सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस को पत्र भेजेंगे और सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगे। मला हे आजच गोष्टी कळाली आणि यापूर्वी कोणीतरी एक बाहेरच्या बाजूला मंदिर आहे, तर त्याचे काही लोक मध्ये कॅम्पसमध्ये आले होते असं कळालं. तर आता आम्ही आमच्या पोलिसाला एक त्याबद्दल पत्र देतो किंवा या लोकांना असं इथं येऊ देऊ नका. आणि आमचे जे वॉचमन्स आहेत त्यांना सुद्धा सांगतो की असे लोक आले असेल तर त्यांना त्यांचे बाहेर जे मंदिर आहे त्या परिसरामध्ये तुम्ही तुमची ॲक्टिव्हिटी चालू ठेवा. हॉस्पिटल परिसरामध्ये ही एक्टिविटी आम्ही यापुढे कुठलेही होऊ देणार नाही. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में मार्च के महीनों में बाघों की गणना की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में बाघों की गणना में कुछ कारणों से रोक आ गया था, जिसके बाद सील के निर्देशानुसार अब फिर से बाघों की गणना शुरू हो गई है, लेकिन इस गणना से ठाणे जिले को अभी भी बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर 3 साल बाद भारत में बाघों की गणना का कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अनुसार देश भर के 39 राज्यों में बाघों की गिनती की गई। वन रक्षकों ने 6 दिनों तक ऑनलाइन गणना की, लेकिन राज्य में तब बाघों की गणना बाधित हो गई थी। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में एक बाघ द्वारा एक महिला वन रक्षक को जान से मार डालने के बाद गणना रोक दी गई थी। वैसे राज्य के कुछ हिस्सों में गणना की गई, लेकिन जब राज्य भर से प्राधिकरण द्वारा एकत्रित डेटा का आकलन किया गया तो उसमें कुछ खामियां थी, जिसके बाद महाराष्ट्र को नए सिरे से बाघों की गणना करने का निर्देश दिया गया था। मानसून के कारण बाघों की गणना में बाधा होती रही, इसलिए 1 से 6 नवंबर तक महाराष्ट्र में बाघों की गणना शुरू कर दी गई है। लेकिन ठाणे जिले में बारिश की वजह से अभी भी जंगल में मिट्टी गीली होने से और दलदल होने से वहां बाघों की गणना अभी नहीं की जा रही। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में गिनती शुरू हो गई है। अमरावती जिले के नंदगांव खंडेश्वर तहसील के पीपलगांव निपाणी गांव में खेत में रखे सोयाबीन के ढेर में किसी ने आग लगा दी। इस आग में करीब 40 क्विंटल सोयाबीन जलकर बर्बाद हो गया।
नंदगांव खंडेश्वर तहसील में पिंपलगांव निपानी के किसान नामदेव घौले के खेत में आग लगने से 40 क्विंटल सोयाबीन जल गया और 2 से 2.5 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। किसान ने सोयाबीन की फसल तैयार होने के बाद अपने खेत में ही काट कर रखी थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोयाबीन के ढेर में आग लगा दी, जिससे पूरी फसल जलकर बर्बाद हो गई। आग के कारण किसान को करीब 2.5 लाख रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। नामदेव घौले ने बैंक से कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन इस तरह से आग में फसल बर्बाद होने से वो बड़े आर्थिक संकट में आ गए हैं। इसलिए नामदेव घौले ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। अमरावती जिले के वरुड़ में एक वृद्ध को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताकर लूट के मामले में पुलिस ने सुलझा दिया है। असली क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिसकर्मी को बीड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हसनी अली उर्फ आजम अली ईरानी है। आरोपी अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह का सदस्य है और उसने वरुड़ की घटना को कबूल भी किया है। 30 सितंबर को वरुड़ के झोलंबा के सुभाष बद्रे बाजार से लौट रहे थे, तभी दोपहिया वाहन पर आए 3-4 लोगों ने उन्हें क्राइम ब्रांच के पुलिस बताते हुए आगे के रास्ते में हत्या और लूटपाट की बात कहते हुए उनके पास से सोने की अंगूठी और नगद लेकर भाग निकले। इस संबंध में वरुड़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय अपराध शाखा को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से कुल 93,800 रुपए मूल्य का सामान बरामद किया गया। इनके पास दिल्ली अपराध शाखा पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, एक मोबाइल फोन भी मिला है। अमरावती के महालक्ष्मी नगर परिसर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पूजा की गई। इस अवसर पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। कार्तिक एकादशी के अवसर पर भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कार्तिकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकी एकादशी पर पूरे राज्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या बोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास में अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से इस सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी लेते हैं। आषाढ़ी एकादशी की तरह इस एकादशी का भी विशेष महत्व है। इस अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक बच्चू कडू और रवि राणा के बीच विवाद पर शिवसेना पदाधिकारी सुधीर सूर्यवंशी ने भी निशाना साधा है। सुधीर सूर्यवंशी ने कहा, रवि राणा उद्धव ठाकरे से बराबरी के लायक ही नहीं, उनसे तो शिवसैनिक ही निपट लेंगे। मी आता रवि राणाचं एक स्टेटमेंट ऐकलं, त्यांनीच कोणी पैसे घेतले, कोणी खुके घेतले म्हणून आरोप केला। त्यांनीच ते काय त्याचं सेटलमेंट काय झालं ते सेटलमेंट केलं। फडणवीस म्हणतात की मी फोन केला म्हणून बच्चू कडू गेले। बच्चू कडूच्या बाबतीत तर आमच्या जिल्ह्यात अत्यंत आदर आहे। बच्चू कडू हा एक कार्यकर्ता आहे,
आणि जनतेसाठी भांडतो. आणि तेच राणाने सांगितलं की बच्चू कडूंनी 50 खोके घेतले आणि म्हणून तो तिथे गेला, प्रत्येक कामात पैसे घेतो. हे ते बदलावी राणाने केली आणि राणाजवळ काही पुरावे असतील तेव्हाच राणाने केली ना. आणि आज राणा पुन्हा पलटला आणि हा राणा आता म्हणतो की नाही, आता बच्चू कडूंनी घेतली नाही. अरे जुना धंदा तुझा होता, एक प्लॉट 10 लोकांना विकलेला आहे तू, आणि हा धंदा तुझा आता पुन्हा चालू ठेवला तू. याला बदनाम करा, त्याला बदनाम करा, बच्चू कडूला बदनाम करा. आणि आता तू बच्चू कडूच्या बाबतीत त्याच्या घरात जाऊन मारणार आहे. एवढा तू मर्द जर आहे तर सिक्युरिटी बाजूला ठेवून रे. कशाला तू ह्या गोष्टी करतो? पोलीस सिक्युरिटी घ्यायची आणि कोणालाही मारायची धवस द्यायची. आणि त्यात बोलता बोलता तू एकदम नालायक माणसासारखा बोलला की उद्धव ठाकरेची बरोबरी तू जीवनात करू शकत नाही. उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र आहेत आणि तू हे म्हणतो की उद्धव ठाकरेंनी धूळ खाल्ली. अरे लायकीनं वाग. जर शिवसैनिक जागा झाला ना तुला पडता भुई थोडी होईल. आणि ज्या हिशोबाने तू हे जर बोलतो आहे ना तर खरंच खऱ्या अर्थानं तुला चॅलेंज आहे ओपन. आपलं पोलीस सिक्युरिटी बाजूला ठेव. चल पोलीस सिक्युरिटी काढून टाक आणि एका साध्या शिवसैनिकाला चॅलेंज करून दाखव. तुला तुझी अवकाश दाखवून देऊ आम्ही. आणि याच्या पुढे उद्धव साहेबांबद्दल एकेरी शब्दात बोलायचं नाही राहणार. जर तुम्ही बोलला तर याचे परिणाम वाईट होतील. आणि पोलिसांच्या भरोशावर अजिबात दादागिरी करू नका, ते तुम्हाला महागात पडेल. आमच्या उद्धवजींच्या बद्दल याच्या पुढे एकेरी शब्दांनी तुम्ही बोलू नका, ही तुम्हाला आमची विनंती आहे. आणि यापुढे जर तुम्ही या विनंतीचा मान ठेवला नाही तर मग याचे परिणाम तुम्हाला शिवसैनिक तुमची अवकाश दाखवून देतील. मग बडनेरा असो की कुठेही असो, तुम्ही निवडणुकीला उभे राहा, तेव्हा आम्ही तुम्हाला दाखवून देणार. श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शुक्रवार को अमरावती शहर में नगर कीर्तन परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस परिक्रमा में शहर के सिख भाई बड़ी संख्या में शामिल हुए। आने वाली 8 तारीख को गुरु नानक जयंती है। इस मौके पर सिख भाइयों ने अमरावती में नगर कीर्तन परिक्रमा निकाली। दोपहर 1 बजे के बीच बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारे से परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा राजापेट, राजा कमल चौक, श्याम चौक, सरोज चौक व जय स्तंभ चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। इस अवसर पर सिख भाइयों ने करतब दिखाए। नगर कीर्तन परिक्रमा का हर चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिख भाइयों की वेशभूषा आकर्षण का केंद्र रही। शहर में 1 से 8 नवंबर तक प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। 8 नवंबर को गुरुद्वारे में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पूर्व पे आज ये नगर कीर्तन निकला हुआ है सिख समाज की तरफ से। आज ये नगर कीर्तन गुरु नानक देव जी के प्रचार के लिए निकला हुआ है। पाठ कीर्तन गतका पार्टी करते हुए ये कीर्तन निकला हुआ है। राजापेट, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, श्याम चौक, प्रभात चौक, अपना सरोज चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और शिक्षक मंच के संयुक्त पैनल ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। छात्रों के कल्याण के लिए पिछले 5 वर्षों में एबीवीपी द्वारा किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं के आधार पर एबीवीपी और शिक्षण मंच चुनाव लड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 75 वर्षों से शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखते हुए काम कर रही है। संगठन आंदोलन, निवेदन, संवाद एवं चर्चा के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है। पैनल में उत्पल टोंगो, अमोल ठाकरे, राजेंद्र पांडे, आशीष फुंडकर, रक्षा श्रोत्री, आरक्षण श्रेणी ओबीसी से सुमित पवार, डीटीएनटी से प्रतीक बिड़कर, एससी कैटेगरी से प्रताप अभ्यंकर, एसटी कैटेगरी से रितेश खुड़साम और महिलाओं से अनुराधा जलित शामिल है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात होऊ घातलेल्या सिनेट निवडणुकांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि शिक्षण मंच याचे पुरस्कृत 10 पदवीधर उमेदवार आम्ही या ठिकाणी लढवतो आहे। 5 खुला प्रवर्ग
आणि 5 कास्ट असे मिळून हे 10 उमेदवार आम्ही लढवतो आहे. विद्यार्थी परिषद म्हणून विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना घेऊन अनेक वर्ष विद्यार्थी परिषद रस्त्यावर लढते आहे. पण या प्रश्नांना सभागृहात आवाज मिळावा, सभागृहामध्ये ज्या ठिकाणी निर्णय होतात त्या निर्णयामध्ये आपले लोक, आपल्या विचाराने लोक जावे आणि विद्यार्थी हिताचं काम त्या ठिकाणी व्हावं, या दृष्टीने विद्यार्थी परिषद या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेली आहे. एक उत्साहाचं वातावरण 5ही जिल्ह्यामध्ये आहे. 5ही जिल्ह्यामध्ये आमच्या या 10 उमेदवारांना एक भरभरून प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळतो आहे. मॅक्झिमम रजिस्ट्रेशन आमचं या सगळ्या एकूण निवडणुकीत आहे. त्यामुळे 10ही उमेदवार आमचे जिंकून येतील आणि विद्यार्थी हिताचं काम, विद्यार्थ्यांचा आवाज बनून सभागृहात आम्ही उपस्थित राहू अशी आम्हाला अपेक्षा है. धन्यवाद. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब तक फसल बीमा से किसानों को कितना फायदा हुआ है ये तो बता पाना मुश्किल ही है, लेकिन बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा जरूर हुआ है। अक्सर ये देखा जाता है कि कंपनियों ने मामूली मुआवजा देकर किसानों को केवल लुभाया है, जबकि दूसरी ओर बीमा कंपनियों ने हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपयों का लाभ कमाया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसलों को भारी नुकसान होता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने फसलों को बीमा कवर देने का फैसला किया और 2016 में देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। फसल बीमा कंपनियां भले ही हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है, लेकिन किसानों को फसल बीमा मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिए इस मामले में संगोला के किसान गोरख घाड़गे ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 फसल बीमा कंपनियों को नोटिस जारी किया है, लेकिन उन कंपनियों ने अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। त्यामध्ये म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2016 पासून अस्तित्वात आली आणि शेतकऱ्यांना असं वाटलं की ह्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमुळे आपल्या शेतकऱ्याचं भलं होईल. परंतु प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ज्या कंपन्याकडे कंत्राटीला अशा जवळपास 7 कंपन्या आहे, या 7 कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई थोडीशी द्यायची. 100 रुपये नुकसान झालं तर त्यांना 30 रुपये द्यायचे आणि 70% जमा करायचे. अशा प्रकारचा प्रकार सुरू केलेला आहे. आणि जवळपास या 7 ज्या कंपन्या आहेत, या 7 पैकी रिलायन्स इन्शुरन्स आणि भारतीय कृषी विमा या कंपन्यांनी सर्वात जास्त नफा कमावलेला आहे. म्हणजे एकूण 7 कंपन्यांनी वर्षभरामध्ये शेतकऱ्यांची 5,000 करोड रुपयाची लूट केली. म्हणजे 5,000 करोड रुपये जमा केले. म्हणजे ते एकंदरीत उदाहरण जर घेतलं तर 1,000 कोटी रुपयेचा विमा असला तर 300 कोटी रुपये द्यायचे, 700 कोटी रुपये जमा करायचे. अशा प्रकारचा प्रकार सुरू झालेला आहे. या संदर्भात आमच्या एका घोडके नावाचे शेतकरी आहेत, त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी संबंधित कोर्टाने नोटीस दिली होती. या संदर्भात प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारला त्या कंपन्यांविरोधात पाठवला होता, परंतु केंद्र सरकार त्याकडे अजिबात त्यांचं लक्ष नाही आहे आणि या सर्व कंपन्यांना केंद्र सरकार पाठीशी घालण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे. आणि शेतकऱ्यांची जी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे ती नुकसान भरपाई मिळायला याच्यामध्ये कोणतीच तरतूद नाही आहे. म्हणजे जेणेकरून जशा प्रकारे इंग्रजांच्या काळामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी होती तशा प्रकारच्या ह्या कंपन्या म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपन्यासारख्या वागून राहिलेल्या आहे. आणि शेतकऱ्यांचं सर्रास नुकसान होत असतानाही कोणीही त्याच्या शेतकऱ्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला तयार नाही आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकरी वर्ग चिंतातूर झालेला आहे आणि शेतकऱ्याचा वालीच कोणी राहिला नाही अशी भूमिका निर्माण झालेली आहे. या संदर्भात शासनाने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं त्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे होऊन जेवढं नुकसान झालं, ज्यांचा जेवढा प्रीमियम त्यांनी भरला त्यानुसार त्याची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांची कंपन्यांनी अदा करण्यासाठी स्ट्रिक्टली सूचना केंद्र सरकारने द्यायला पाहिजे. आणि ज्या शेतकऱ्यांचं एकंदरीत सर्व नैसर्गिक आपत्तीवर नुकसान झालं असेल त्या शेतकऱ्यांचं नुकसान भरपाई पीक विमा ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे त्यांची देण्याची तरतूद याच्यामध्ये असली पाहिजे. आणि केंद्र सरकारने याच्यामध्ये कठोर कारवाई करून त्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांना ते रक्कम देण्यास बाध्य केलं पाहिजे. रिलायंस इंश्योरेंस और भारतीय कृषि बीमा 2 कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। इस मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने भी केंद्र से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। आंकड़े भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इंडियन फ्लोरबॉल फेडरेशन द्वारा 29 से 31 अक्टूबर तक
चेन्नई में आयोजित नेशनल 5th जूनियर और अंडर 12 फ्लोरबॉल टूर्नामेंट में दरियापुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दरियापुर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अंडर 17 वर्ग में प्रबोधन विद्यालय की यशस्वी मिसाल, आदर्श विद्यालय की अहिल्या देशमुख और शर्वरी अरुण गवई ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि अंडर 12 में पर्ल स्कूल के शिवराज सावरकर, एकवेरा स्कूल ऑफ बिलियन के शाहू अतुल धर्माले, आदर्शशाला के समर्थ शेरेकर और प्रबोधन प्राथमिक स्कूल की आराध्या मिसाल शामिल है। अभिलाषा सेतु केंद्र में कार्यक्रम के आयोजक गजानन राव देशमुख और खिलाड़ियों के मुख्य कोच संतोष मिसाल के नेतृत्व में इन राष्ट्रीय फ्लोर बॉल खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक बलवंतराव वानखेड़े, जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष सुधाकर पाटिल भारसाकले, जिला परिषद पूर्व स्वास्थ्य अध्यक्ष बाला साहेब हिंगनीकर, ईश्वर बुंदीले, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीधर नाइक, सुनील पाटिल गावंडे, एडवोकेट अभिजीत देवके, प्रभाकर तराल, कांग्रेस नेता अनुराधा खारोड़े, भास्कर राव खारोड़े, सुधाकर खारोड़े आदि उपस्थित थे। इस दौरान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।